स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं और करंट अफेयर में घटना चक्र देख रहे हैं। घटना चक्र के जो मासिक है उसको हम लोग अच्छे से देख रहे हैं। जो क्वेश्चन बन सकते हैं वही देख रहे हैं। तो कुछ आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज में रहे उसके बारे में। ठीक, तो पहला कि रामसर स्थल भारत में कितने हो गए? तो भारत में 75 हो गए। सबसे ज्यादा रामसर स्थल किसमें है? 14 है तमिलनाडु में। कितने? 14। ठीक है। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति अभी जो चुनाव हुआ, द्रौपदी मुर्मू, वो व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। अगर कार्यक्रम या कालक्रम के हिसाब से देखा जाए तो कौन से हैं? 17वें नंबर पे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट कौन से नंबर के हैं? तो 14वें नंबर के, व्यक्तिगत रूप से 14वें नंबर के हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? 22वां, ये बर्मिंघम में हुआ था, यूके में। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें सबसे इंपॉर्टेंट कि आजादी सेट कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था? सैटेलाइट आजादी सेट मालूम है? आजादी सेट कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो ये याद रखना, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से किया गया था। ठीक है ना। और इसको बनाया किसने था? तो स्पेस किड्स इंडिया नामक स्टार्टअप है, उसने बनाया था। ठीक है। किसने अभी मंकी पॉक्स को घोषित किया था पेंडेमिक? जून और जुलाई की बात है। तो मंकी पॉक्स को पेंडेमिक WHO अगर दिया हो तो वो नहीं किया है। किसने किया है? वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने किया था। ठीक है, ये जाना। अच्छा, I2 U2 में कौन कौन है? दो। तो I2 में दो हैं आई, एक इंडिया है और दूसरा क्या है? इजराइल है। U2 में कौन है? दो। तो यूएस है एक UAE है। तो ये तो मालूम होना चाहिए। ठीक। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कौन सा और क्वेश्चन ले लें? NIRF रैंकिंग निकाला जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंक फ्रेमवर्क, किसके द्वारा निकाला जाता है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निकाला जाता है। कौन है शिक्षा मंत्री हमारे? तो धर्मेंद्र प्रधान है। अच्छा ये बताइए, प्रबंधन में नंबर 1 कौन है? तो प्रबंधन में नंबर 1 IIM अहमदाबाद है। तो दूसरे नंबर पे बेंगलोर। अच्छा, यूनिवर्सिटी में कौन है? यूनिवर्सिटी में नंबर 1 कौन है? ISC बेंगलुरु। ठीक है। तो दूसरे नंबर पे कौन है? GNU है। अगर कॉलेज की बात करें तो कौन है होगा? कॉलेज में देखें तो मिरिंडा हाउस है। ठीक। आर्किटेक्ट में नंबर 1 कौन है? रुड़की। मेडिकल में कौन है? एम्स दिल्ली वाला। ठीक है ना। तो ये अच्छा, यूपी की बात करें तो यूपी में टॉप 10 में कौन इंस्टीट्यूट आया है? तो IIT कानपुर आया है। ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाणिज्यिक मिशन भारत का कौन देखता है स्पेस का? तो हमारा देखता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, NSIL देखता है। ये बताओ पहला वाणिज्यिक मिशन कौन था? वाणिज्यिक अगर मिशन देखें पहला तो कौन था? कंप्लीटली वाणिज्यिक था। तो अमेजेनियन नाम सुना होगा, अमेजेनिया 1, या इसी को PSLV C51 के द्वारा। तो दूसरा कौन अभी लॉन्च हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा है PSLV C53। ये दूसरा पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। PSLV 53 और 151 में पहला था। ये क्लियर कट था ना, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो ये वाणिज्यिक मिशन सिंगापुर के 3 उपग्रह थे, वो 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो हम लोग 5 मिनट में जो भी रिवीजन अच्छे हैं वो कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा 2G अगर देखा जाए कि, अच्छा नहीं, एक और याद आ गया कि स्पार्क क्या है? तो भारत का प्रथम अंतरिक्ष संग्रहालय है जो वर्चुअल रूप से देखा जाता है। तो स्पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। 2G इथेनॉल की बात करें तो संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो 2G इथेनॉल का संयंत्र जो लगाया गया है वो पानीपत में लगाया गया। कौन उद्घाटन किया था? तो हमारे PM साहब ने किया था। अच्छा ये बताओ कि ग्रेनरी इथेनॉल संयंत्र पहला भारत का कहाँ लगाया है? ग्रेनरी
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रीन बेस्ड इथेनॉल प्लांट, फर्स्ट ग्रीनफील्ड। तो ये हमारा लगाया गया है बिहार के पूर्णिया में। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का प्रवृत्ति देख लेना कि 2G इथेनॉल संयंत्र पूछेगा तो पानीपत में, हरियाणा मारना। अगर ग्रेनरी पूछे, ग्रेनरी फर्स्ट ग्रेनरी इथेनॉल संयंत्र कहाँ लगाया गया है, तो पूर्णिया में लगाया गया, बिहार में। ठीक है ना, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जी सेट लॉन्च किया गया तो कौन सा था, ये 24 था। कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो कोरू फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया गया, तो एरियन 5 यूज किया गया था, एरियन 5 यूज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें इंपॉर्टेंट में, तो नवाचार सूचकांक जारी करता है। तो भारत नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है, नीति आयोग करता है। कौन करता है, नीति आयोग। कब से ये स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था 2019 में। तो अभी 2021 वाला जो जारी किया वो कौन सा है, तो थर्ड है, ध्यान रखना। अच्छा, ये बताओ कि नंबर 1 पे कौन है, समग्र रूप से देखा जाए तो नंबर 1 पे कौन है, कर्नाटक है। ठीक है, ये बताओ क्वेश्चन कि नवाचार सूचकांक में कौन सा नंबर 1 पे है इनमें से ऑप्शन। एक है तेलंगाना, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा आप ये ले लो, कर्नाटक तो नहीं देंगे क्योंकि कर्नाटक बता दिए हैं। तो तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इनमें से बता दो कि कौन नंबर 1 पे है इन नवाचार सूचकांक में जो दिया गया है, कौन किस पहले पैदान पे है। तो इसमें देखो तेलंगाना है। तो क्रम हमेशा ध्यान से बहुत देखना होता है कि अगर कर्नाटक सब रटे हुए हैं तो ये ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो इसको कैसे देखेंगे। तो अंतिम किसको मिला था नवाचार में, सबसे पुअर कौन है, छत्तीसगढ़ है समग्र में। ठीक है ना, अगर नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी में देखें तो कौन था, मणिपुर था। और अंतिम कौन था इसमें, लद्दाख था। अंतिम कौन, लद्दाख था। अच्छा, अगर यही हम कहें कि यूटी और शहरी राज्य में कौन सा, तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि कौन ऐसा राज्य है जिसको यूटी और शहरी राज्य के सूचकांक में शामिल किया गया है, भारत नवाचार सूचकांक में। तो वो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, गोवा को शामिल किया गया। ठीक है, और यूटी और शहरी राज्य में देखा जाए सूचकांक में तो नंबर 1 पे कौन है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। ठीक, तो ये हम लोग मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट है। अगर यूपी की बात करें तो समग्र रूप से कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। अगर इनका इनेबलर्स में देखें, इनेबलर्स में तो इसका रैंक 11वां है। प्रदर्शन में अगर इसका रैंक देखें तो 5वां है। तो समग्र में भी अच्छा सुधार किया है, इनेबलर्स में भी सुधार किया है, लेकिन प्रदर्शन में इसका डाउन रहा है। तो यूपी का भी देख लिया। एक सतत विकास रिपोर्ट आता है, वो कौन निकालता है, ये कमेंट करके बताइएगा। चलो, सतत विकास रिपोर्ट कौन निकालता है, और दूसरा ये भी बताना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन निकालता है। ये दोनों का रिपोर्ट कौन निकालता है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो सतत विकास रिपोर्ट आया है वो पूरे विश्व का जो औसत स्कोर है वो 2 वर्षों से क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि वैसे ही बना है या बढ़ रहा है। तो ध्यान रखना कि औसत स्कोर 2 वर्षों से लगातार गिर रहा है क्योंकि कोविड की वजह से गिर रहा है। ठीक है ना, नंबर 1 पे कौन है सतत विकास रिपोर्ट में, तो फिनलैंड है। और अंतिम कौन है, तो वो है दक्षिण सूडान। भारत की क्या हालत है, बहुत बुरा हालत है। लगातार 3 सालों से गिरावट देखने को मिल रही है, लगातार 3 साल से। 2020 में कितना था, 2020 में 117 था, और 21 में कितना था, 21 में 120। अभी 22 वाला जो आया है वो 121। तो लगातार 3 वर्षों से गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि नमस्ते योजना किसके लिए लाया गया। तो याद रखो कि हाथ से जो मैला ढोते हैं उनके लिए नमस्ते योजना लेके आया गया, नमस्ते योजना। तो ध्यान रखना, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का जो नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम कब लाया गया था, तो ये 2013 में लाया गया था। और नमस्ते योजना के बारे में हमने बता ही दिया। अब नमस्ते योजना को देखें तो लॉन्च किया गया था कब, 17 अगस्त को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और नमस्ते का मतलब क्या है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ये नमस्ते का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि मैकेनाइज करना है, जो भी हाथ से मैला उठा रहे थे उनको मशीन के द्वारा। ऐसा हालत है हो गया था कि देखो 2018 में 2018 नहीं बात कर रहे हैं कि
टोटल सेफ्टी टैंक में क्या करते थे, घुस जाते थे सेफ्टी टैंक और उसके बाद वो मर जाते थे गैस से। अभी तक 882 लोग मर चुके हैं। डेट याद नहीं है कि कब से कब तक है, लेकिन 882 लोग मर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ। अगर और बात करें इसका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो नमस्ते योजना है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो दो मंत्रालय हैं, एक है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और दूसरा महुआ आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। दो मंत्रालय द्वारा नमस्ते योजना जारी किया गया। तो इनका संयुक्त पहल है, वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्ते योजना किसके लिए है, हाथ से मैला ढोने वालों का लिए है। कौन मंत्रालय जारी किया है ये पहल, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। तो ये कैसी योजना है, तो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा बात याद रखनी है नमस्ते योजना का कि कितने शहरों में लागू होगा। तो जितने अमृत शहर है ना उन सारे शहरों में लागू होगा। तो अमृत शहर कितने हैं, 500 हैं, तो 500 शहरों में इसको लागू किया जाएगा, कवर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि इसका नोडल एजेंसी कौन होगा, क्रियान्वयन करेगा या कार्यान्वयन करेगा, उसका नोडल एजेंसी कौन होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नमस्ते योजना का नोडल एजेंसी होगा कौन कार्यान्वयन के लिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम, ठीक है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम होगा, ठीक है। ये क्या करता है, सफाई कर्मचारियों को सशक्त करने के लिए वित्तीय प्रदान करता है, ठीक है, प्रशिक्षण देता है, मैकेनाइज करता है या वित्तीय सहायता देता है उन पे जो डिपेंडेंट रहते हैं सफाई कर्मचारी पे, तो वो करता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज में है गति शक्ति विश्वविद्यालय। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि गति शक्ति योजना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वैसे ही गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो गति शक्ति जो विश्वविद्यालय है ये कैसे अब विश्वविद्यालय है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जो अधिनियम आया ना 2022 का अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम 2022, उसमें इसको बनाया गया। हम लोग पहले भी बहुत करंट का पढ़ते आ रहे थे कि राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान कहाँ खोला गया है, तो हम लोग गुजरात बडोदरा में मार रहे थे। कौन, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान बडोदरा। उस बडोदरा को चेंज करके, उसी का नाम चेंज करके अभी गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। गति शक्ति तो कहाँ पे है गति शक्ति विश्वविद्यालय, तो गुजरात में बडोदरा। इसका पहले नाम क्या था, राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए। और ये कौन से मंत्रालय के तहत है, ये ध्यान रखना, रेल मंत्रालय। जैसे कि पहले ही मालूम था कि राष्ट्रीय रेल और परिवहन था, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय का प्रबंधन कौन करेगा, रेल मंत्रालय करेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत पे किसको पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया। कौन घोषित करता है, ये यूनेस्को घोषित करता है। तो कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला किसको घोषित किया गया, तो मंडला को घोषित किया गया। मंडला कहाँ पे है, एमपी में है। और कौन घोषित करता है, यूनेस्को घोषित करता है कार्यात्मक रूप से साक्षर, ठीक है। एक है स्माइल 75 योजना। स्माइल 75 योजना वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बजट में भी था, आप लोग ध्यान दिए होंगे। नमस्ते योजना हमने पढ़ लिए, दो महुआ और कौन, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नमस्ते योजना दोनों लॉन्च किया गया। तो स्माइल योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये याद रखना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 का मतलब क्या है कि 75 जिलों में इसको लागू किया जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रख। तो जो स्माइल 75 है ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, ध्यान रखना, अम्ब्रेला स्कीम। भाई अम्ब्रेला के अंदर जानते हो ना बहुत सारे स्कीम आ जाते हैं। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब बहुत सारे स्कीमों को ढक लेता है। तो इसमें किसके लिए सुदृढ़ या सशक्त करने के लिए या सुदृढ़ करने के लिए किसकी बात की गई है, स्माइल 75 में। तो याद रखना स्माइल का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस, इसी को स्माइल बोलते हैं। इसमें क्या है, दो उप योजना शामिल हैं, इसमें दो उप योजना, ये सब प्लान शामिल हैं इसमें स्माइल 75 में। पहला है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक रूप से पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं चलाई जाएंगी इसमें। तो पहला हमने क्या बताया कि पुनर्वास के लिए, किसके लिए, ट्रांसजेंडरों के लिए। और दूसरा हमारा क्या है, भिक्षावृत्ति में जो संलग्न व्यक्ति हैं उनका पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना इसमें शामिल है। तो 2025-26 तक कितने खर्च किए जाएंगे, 100 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा स्माइल परियोजना पे। याद रखना ये 25-26 तक कितना किया जाएगा, 100 करोड़ रुपया
खर्च किया जाएगा। कौन सा मंत्रालय? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया। ठीक है, स्माइल योजना से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि स्माइल 75 पहल ये कब शुभारंभ की गई? तो 12 अगस्त को, डेट उतना नहीं है, लेकिन कहां से की गई? तो दिल्ली से की गई। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी निराश्रयता है और भिक्षावृत्ति है उसकी समस्या को दूर करना। जो सड़कों पर पड़े रहते हैं, उनके लिए घर नहीं है और वो क्या करते हैं? भिक्षावृत्ति करते हैं, उनके सुधार के लिए ये पहल लाया गया, स्माइल 75 पहल को। इसके द्वारा तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। कहां से लॉन्च किया गया, शुभारंभ किया गया? तो दिल्ली से। ठीक। अच्छा, 75 में हमने गलती से बोल दिया था कि 75 स्माइल 75 में 75 जिला है, लेकिन 75 जिला को नहीं, नगर निगम को शामिल किया गया। ये भी ध्यान रखना, 75 जिला नहीं, नगर निगम है। अच्छा, जो बेगर्स हैं, भिक्षावृत्ति की संख्या में देखें तो नंबर 1 पे कहाँ पे? जहाँ पे भिखारी रहते हैं, भिखारियों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? अब ये क्वेश्चन, तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखना, वो नहीं है, बॉम्बे नहीं है भिक्षावृत्ति में, या महाराष्ट्र नहीं है, पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, जो बेगर्स सबसे ज्यादा संख्या पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। आप चूंकि यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो हमें देखना ही है। तो ये उद्घाटन किसने किया था? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कहां से? तो जालौन जिले के उरई तहसील के कैथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। तो ध्यान रखना, हमें जिला भी याद रखना है और गांव भी याद रखना है। तो जालौन जिले के कैथेरी गांव से। ठीक है, किसने किया? तो ये तो तुक्का भी लगा सकते हो, लेकिन ये बात समझ में आनी चाहिए। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए विशेष रूप से चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन जैसे आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों के विकास के लिए ये किया गया है, बुंदेलखंड क्षेत्र को विकसित करने के लिए। क्योंकि जहां पे रोड होगा वहां पे परिवहन होगा, तो संचार के साधन अधिक होने, अच्छा होने से हमारा लागत कास्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, चीजें सस्ती होने लगती हैं। ठीक है ना। बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे के देखो क्या हुआ, कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो ये स्टार्ट हो रहा है, इधर से देखें चाहे कहीं से भी देखो, तो चित्रकूट में भरतपुर कूप में ये जाके समाप्त हो रहा है और जोड़ रहा है, ये इटावा के पास कनेक्टिंग कर रहा है ये हाईवे को। देखो तो कुदरेल में जाके, कुदरेल से स्टार्ट होते हुए औरैया आएगा, जालौन आएगा, और जालौन के बाद हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, ये 7 जिले हैं। इन 7 जिलों को कवर कर रहा है। तो देख लो मैप में भी होगा कि इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट कितने किलोमीटर का है? तो 296.070 किलोमीटर का है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, 7 जिलों से पास होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन इसे कि NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक निकाला जा रहा है। तो कौन निकाल रहा है इसको, सूचकांक का? इसके बारे में बात करेंगे, पहले इसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन ये समझ लो कि रैंकिंग सूचकांक में कौन निकाल रहा है? पहली बात तो खाद्य और पोषण मंत्रालय द्वारा निकाला जा रहा है। ठीक है ना। ये फसाई नहीं निकाल रहा है, फसाई नहीं निकालता है। तो देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कौन निकालता है? खाद्य मंत्रालय बोल देंगे। ठीक है ना, खाद्य एवं पोषण मंत्रालय द्वारा निकाला जाता है। दूसरी बात है फसाई नहीं निकालता है, ये भी ध्यान रखना, फसाई नहीं निकालता है। और फसाई कौन सा निकालता है? तो वो खाद्य सूचकांक निकालता है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक, खाद्य सुरक्षा सूचकांक निकालता है। जबकि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सूचकांक निकाला गया है। ठीक है ना। तो उसमें नंबर 1 पे कौन है? उड़ीसा है, उड़ीसा नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो नंबर 1 कौन है? समान श्रेणी के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में रैंक देखा जाए तो कौन है? उड़ीसा नंबर 1 पे है। और दूसरे नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। अच्छा, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो कब आया था? तो 2013 में आया था। ये पूछ भी लिया गया है यह मैच कराने के लिए। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था। इसके बारे में और भी डिटेल से जानेंगे अभी थोड़ी देर में। देखो सामान्य में कौन है? तो सामान्य में अगर देखा जाए तो अंतिम पायदान पे गोवा है। नंबर 1 पे किसको बताया? सामान्य श्रेणी में उड़ीसा को बताया। दूसरे नंबर पे किसको? उत्तर प्रदेश को बताया। और गोवा क्या है? अंतिम पायदान पे है। ठीक। अगर विशेष श्रेणियों में देखा जाए, विशेष श्रेणियों में जिसमें पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य और द्वीपीय क्षेत्र आते हैं, उसमें नंबर 1 पे कौन है? त्रिपुरा है। दूसरा क्या है?
हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है, और अंतिम में कौन है, लद्दाख है। तो ये ध्यान रखना, ठीक। अब व्यापक कंप्रेहेंसिव रूप से देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पे सूचकांक में तो नंबर 1 कौन है, उड़ीसा है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, और अंतिम में कौन है, लद्दाख है। ये हमें मालूम होना चाहिए। अब आ जाते हैं फसाई के बारे में नहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हमने बताया था कि 2013 में ये आया गया था। प्रभावी कब से हुआ, तो 5 जुलाई 2013 से। पता नहीं क्यों डेट से वो इसको बहुत मोहब्बत है यूपीपीसीएस को, तो ये हुआ। इसमें है क्या कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये अधिनियम लिया गया, और ये अधिनियम के तहत 75% ग्रामीणों को आच्छादित किया जाता है और 50% शहरी को, ठीक है ना। और इस पे सब्सिडी युक्त क्या किया जाता है, अनाज वितरण किया जाता है सब्सिडी युक्त। तो अनाज में देखो 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, जिसमें 3 रुपया क्या दिया जाता है, चावल, और 2 रुपया किलो गेहूं, और मोटा अनाज 1 रुपया किलो के दर पे इसके अंदर दिया जाता है। बाकी इसके अंतर्गत ये भी ध्यान रखना कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत इसमें 35 किलो दिया जाता है, ठीक है। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में के तहत 6 जो गर्भवती महिला हो और स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं, उनको 6 माह तक भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। तो मातृत्व लाभ कितना दिया जाता है, 6 माह तक, और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन देने की बात कही गई है इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। तो ये आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट जरूर करिएगा, और हम तो बोलेंगे तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे नहीं, तो इसलिए आप बोलना ही छोड़ देंगे, ठीक। आपको अगर सार्थक लगेगा तो आइएगा, देखिएगा, जिससे भी हो आपको अगर फायदा हो रहा है, क्योंकि बार बार बोलने से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए, थैंक यू सो मच।